पूरे 1 महीने के पश्चात माधवी अस्पताल से लौटी। बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठी वह बाहर का दृश्य देख रही थी। सामने जहां तक दृष्टि जाती, चाय के खेत फैले हुए थे। ढलानों में एक दिशा में समस्त क्यारियां आंखों को बड़ी भली प्रतीत होती थी। उसके अस्पताल में रहते ये पौधे कितने बड़े हो गए थे। विनोद उसके सामने बैठा कैथू के पालतू कुत्ते से खेल रहा था। वह लहलाते हुए खेतों को न देख रहा था, बल्कि उसकी दृष्टि माधवी के मुख पर थी, जिस पर पिछले दिनों के पीलेपन के स्थान पर हल्की हल्की लालिमा आने लगी थी। गंभीरता फिर कोमलता में परिवर्तित होती जा रही थी। उसमें उन हरी भरी पत्तियों की भांति जीवन के चिन्ह दिखाई देने लगे, जो लहलाते पौधे पर झूल रही थी। कभी कभी दोनों की दृष्टि आपस में टकराती और एक मुस्कान उसके होठों पर खिल जाती। विनोद को बच्चे के चले जाने की चिंता न थी। उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि माधवी सकुशल अस्पताल से लौट आई थी। भगवान न करे उसे कुछ हो जाता तो वह क्या करता। यह विचार आते ही वह कांप जाता। वह उसके बिना कैसे रह पाता। उसकी बीमारी के बीच वह एक दिन भी उससे अलग न हुआ था। इधर विनोद की अनुपस्थिति और माधवी की बीमारी ने विलियम को काफी अवसर दे दिया कि वह फिर मजदूरों के मन पर अपना आधिपत्य जमा ले। वह दिन रात इसी उलझन में रहता कि किसी प्रकार विनोद को नीचा दिखाए। वह उसके चुनाव वाले दिन के अपमान का बदला लेने के लिए व्याकुल था। उसे कई युक्तियां सूझती, परंतु वह बुलबुले की भांति बैठ जाती। वह जानता था कि विनोद से टक्कर लेना पर्वत से टक्कर लेना है। एक शाम वह कंपनी ऑब्जर्वेटरी में बैठा था। सूचना मिली कि ब्रह्मपुत्र में बाढ़ का पानी चढ़ आया है। एकाएक उसके मस्तिष्क में एक भयानक विचार ने अंगड़ाई ली। वह क्षण भर के लिए सोच में डूब गया और फिर झट इंचार्ज से पूछने लगा, कितना पानी? 10,000 क्यूबिक फुट। कब तक? कल रात तक। तूफान का भय है। तो क्या? यह सूचना तुरंत गांव में पहुंच जानी चाहिए, वरना नहीं मिस्टर डेविड, किसी को कानो कान यह सूचना न पहुंचे तो कंपनी की कोठियां चुपचाप खाली हो जाएंगी और बस्ती में उसका प्रबंध स्वयं मैं करूंगा। वह कैसे? तुम जानते ही हो, बस्ती वाले प्रतिदिन हमारे विरुद्ध होते जा रहे हैं। हाँ तो, और ईसाइयों के विरुद्ध काफी प्रचार भी हो रहा है। हाँ तो, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। वह कैसे? अपना विश्वास जमाकर। इसमें सेवा और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। तो क्या करना होगा? यह सब मुझ पर छोड़ दो। मैं भी बोर्ड की मीटिंग बुलाता हूँ। विलियम ने अवसर से लाभ उठाया और कंपनी के अफसरों के अतिरिक्त किसी को यह न बताया कि नदी का पानी उनकी घाटी में विपत्ति ला रहा है। विलियम जीप में बैठकर सीधा बस्ती की ओर हो लिया। वह आज एक ऐसा दांव खेलना चाहता था जिसके सफल हो जाने से वह लोगों को सदा के लिए खरीद लेगा। आज वह उसके मुनि बाबा से मिलने जा रहा था। मुनि बाबा बस्ती वालों का माना हुआ साधु था। सब व्यक्ति अपनी कामना पूर्ति के लिए उसी के पास जाते थे। बस्ती वालों का अपना कोई धर्म या देवता न था। वे समाधि लगाने वालों का बड़ा आदर करते थे और मुनि बाबा का इनमें विशेष स्थान था। मुनि बाबा कंपनी के अपना साधु थे। प्रतिवर्ष उसे एक बंधी हुई रकम कंपनी की तरफ से दी जाती थी। बस्ती में जंगली लोगों पर अधिकार के लिए इसी की सहायता ली जाती थी और वह अपने टोनों और चमत्कारों द्वारा इन मूर्ख लोगों को खूब बहकाता था। विलियम ने जीप मुनि बाबा की कुटी के बाहर रोकी और सीधा भीतर आया। मुनि बाबा आंखें बंद किए समाधि में बैठे थे। विलियम ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और मुनि बाबा ने एक आंख खोलकर चोर दृष्टि से उधर देखा। आंख मिलते ही विलियम ने संकेत किया। मुनि बाबा उसका आशय समझ गए और उन्होंने पास बैठे चेलों को हाथ से बाहर चले जाने का आदेश दिया। जब कुटिया में दोनों रह गए तो विलियम उनके निकट जा बैठा और उसने जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर उनकी झोली में रख दी। मुनि बाबा खांसते हुए बोले, बोल बच्चा।
ब्रह्मा हमसे रुष्ट हो गए हैं, जोर की बाढ़ आ रही है। तो फिर? विलियम ने भय और घबराहट से सांस रोक ली। चारों ओर कुटिया में दृष्टि घुमाकर देखा। वहां किसी को न पाकर उसने मुनि बाबा के कान में धीरे से कुछ कहा। मुनि बाबा बात सुनते ही जोर से हंसने लगे और विलियम मुस्कुराता हुआ कुटिया से बाहर आ गया। मुनि बाबा को बाहर आते हुए देखकर उसके चेले भीतर भागे और वह विशेली हंसी छोड़ते हुए विलियम के साथ जीप में बैठ गए। वह जानता था कि जब भी मुनि बाबा ऐसी विशैली हंसी हंसते हैं, उसकी बात अवश्य पूरी कर देते हैं। और फिर आज तो पूरे 500 उनकी भेंट चढ़ाए थे। आज वह अपने शिष्य पर अति प्रसन्न थे। सुबह की किरणों को घनघोर घटाओं ने घेर रखा था। कुटी में अंधेरा बढ़ रहा था। काले भयानक बादल मस्त हाथियों की भांति आकाश में एक दूसरे से जूझ रहे थे। जो ही लोग खेत में जाने के लिए टूटी फूटी झोपड़ियों से बाहर निकले, उनके मन पर किसी अज्ञात भय ने अधिकार जमा लिया। हर स्थान पर पेड़ों के तनों, दरवाजों और गीली दीवारों पर विचित्र खूनी पंजों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। बस्ती में जब कोई बड़ी विपत्ति आती, उससे पूर्व कुछ ऐसे ही चिन्ह प्रकट होते। यह किसी महान आपत्ति की पूर्व सूचना थी, प्रकृति के किसी कोप का संकेत। लोग डर रहे थे। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ चुकी थी। बाढ़ का पानी बढ़ता हुआ इस घाटी को अपनी लपेट में लेने वाला था। इसका ज्ञान यहाँ के लोगों को न था, परंतु यह खूनी पंजों के चिन्ह देखकर उन्हें किसी भयंकर दुर्घटना के होने का विश्वास हो रहा था। लोग काम पर जाते जाते रुक गए। मुनि बाबा और विलियम दोनों प्रसन्न थे। एक तो यह देखकर कि लोगों के मन पर उसका कितना अधिकार है, और दूसरा यह जानकर कि उनका तीर निशाने पर लगा था। मुनि बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया और लोगों को इस बात की सूचना दी कि आने वाली विपत्ति टल सकती है यदि वे भगवान के भेजे हुए बंदों को न ठुकराए। और वे बंदे उनकी भलाई चाहते हैं, उनको नया इंसान बनाना चाहते हैं, ईसाई हैं। यदि वे किसी और के कहने में आ गए तो भगवान रुष्ट होकर अपने क्रोध से उनकी बस्ती को नष्ट कर देगा। लोगों ने यह सुनकर थूक दिया और बोले कि वे किसी दशा में भी इन परदेसियों के हाथ में बिकेंगे और अपना धर्म कदापि न छोड़ेंगे, चाहे भगवान उन पर कितना ही अत्याचार क्यों न करे। परंतु यह केवल बात ही रहे। भय ने उन्हें पूर्णतः जकड़ लिया। लाल रंग के पंजे बार बार उनकी दृष्टि के सामने आते और उनका विश्वास डगमगाने लग जाता। यह सूचना विनोद तक पहुंची। उसने उनको धैर्य बंधाया और यह व्यर्थ भ्रम उनके मन से दूर किया। मुनि बाबा की बात की किसी ने परवाह न की। विलियम मन ही मन मुस्कुराता रहा। वह इन मूर्खों की मानसिक निर्बलता को भली भांति जानता था। उसे दृढ़ विश्वास था कि विपत्ति टूटने की देर है, कि सबके स्वर स्वयं मार्ग पर आ जाएंगे। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। अब ब्रह्मपुत्र में पानी का जोर बढ़ गया और समस्त घाटी बाढ़ के खतरनाक शोर से कांपने लगी। आकाश में बादलों की गरज और बिजली की चमक से हृदय सहम गए। अचानक एक जोर का धमाका हुआ। लोग चीखकर अपने घरों से बाहर जा निकले। बाड़ी बाबा बांध टूट गया था और ब्रह्मपुत्र फुफकारती हुई नागिन की भांति उन लोगों की ओर बढ़ती चली आ रही थी। चारों ओर हाहाकार मच गया। अंधेरी राहों में पड़े लोगों को बाहर ले जाने के लिए स्वयं नदी की तेज धारा ने भगवान के कोप का रूप धारण कर लिया था। पानी का बहाव प्रतिक्षण बढ़ रहा था। इससे पहले कि इससे बचने के लिए कोई उपाय किया जाता, सारी बस्ती जलथल हो गई। लोग चीखते हुए जो थोड़ा बहुत उठा सकते थे लेकर किसी ऊंचे स्थान की ओर भागे। कोई छोटे बच्चों को खोज रहा था, कोई बूढ़ी माता को कंधे पर उठाए दौड़ रहा था। एक विचित्र घबराहट और भागदौड़ मची हुई थी। किसी को कुछ नहीं सूझता था। इस विपत्ति की सूचना पाते ही विनोद और कैथो उधर ही भागे। माधवी और रजनिया घर पर अकेली ही थी। बाहर के सब कमरे पीड़ित लोगों के लिए खाली करके उन्होंने अपना सामान भीतर वाले छोटे कमरे में बंद कर दिया। दूसरी ओर मिशन और कंपनी के अधिकारियों के अस्पताल, स्कूल और क्लब के लंबे चौड़े हाल शरणार्थियों के लिए खोल दिए गए।
कंपनी के ट्रक और गाड़ियां उनके सामान और निर्बल असहाय लोगों के लिए भिजवा दी। किसी की बुद्धि काम न करती। जिसोर जो भी गया खींचा चला गया। थोड़े ही समय में कंपनी के हॉल और क्लब बाढ़ पीड़ित लोगों से भर गए। कंपनी के अधिकारियों, अस्पताल की नर्सों और मिशन के पादरियों ने मन खोलकर उन लोगों की सेवा आरंभ कर दी। चाय बिस्कुट के डिब्बे, कंबल, किसी वस्तु का अभाव न था। विनोद के यहाँ रुके हुए लोगों की सेवा माधवी, रजनिया स्वयं विनोद कर रहे थे। सवेरा होते ही आसपास की बस्तियों में भी हाहाकार मच गया और लोग भागे हुए इधर आने लगे। शताब्दियों से दुख के मारे कुछ गरीब व्यक्ति आंखों में चिंता और भय लिए बढ़ते चले आ रहे थे। हर कोई इस प्राकृतिक प्रकोप से बचकर भागने की चिंता में था। अंत में वही हुआ जो विलियम चाहता था। लोग मुनि बाबा के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाकर उनके सम्मुख गिड़गिड़ाने लगे और उन्हें इस विपत्ति से बचाने के लिए विनय करने लगे। वे जानते थे कि ब्रह्मपुत्र यदि क्रोध की अग्नि बरसाना आरंभ कर देगी तो उनकी धरती तक निगल जाएगी। मुनि बाबा की आज्ञा अनुसार सब लोगों ने गिरजों में जाकर आश्रय लिया और पादरियों के कहने पर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे। इस आपत्ति में मिशन वालों ने जी खोलकर उनकी सहायता की और इसका प्रभाव उन पर होना आवश्यक था। कितने ही व्यक्तियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और दूसरों को अपने साथ मिलाने के लिए धर्म प्रचार करने लगे। विनोद यह नहीं चाहता था कि लोग अपना धर्म त्याग कर ईसाई बन जाए। उसने उन्हें समझाने का बड़ा प्रयत्न किया, परंतु व्यर्थ। मुनि बाबा का भय, यह विपत्ति और जीवन की सुविधाएं छोड़कर वे भला उसकी बातें क्यों मानते। यहाँ तक कि विनोद के यहाँ ठहरे हुए लोग भी अवसर पाकर मिशन की टोलियों में सम्मिलित हो गए। उनकी मूर्खता पर खेद प्रकट करता हुआ कैथू विनोद के साथ बैठा विचारों में डूबा था कि कोई उनके खेतों की ओर सरपट भागता हुआ दिखाई दिया। माधवी और रजनिया भी देखने के लिए बाहर निकल आई। पास आने पर उस व्यक्ति ने अपनी भाषा में कैथू को बताया कि ब्रह्मपुत्र अब धरती को निगल रही है। खेतों में पानी भर चुका है और अब वह किनारे की जमीन को काटकर 7 बाहें लिए जा रही है। उनका दुर्भाग्य उनकी आंखों के सामने था। बस्ती के सैकड़ों व्यक्ति बाढ़ को देखने वहां ठहरे। किसी का कोई वश न चलता था। सब भगवान से दया की प्रार्थना कर रहे थे और कर भी क्या सकते थे। देखते ही देखते विनोद की वह ऊसर धरती जो उसने उपजाऊ बनाई थी, यहाँ तक कि विनोद के यहाँ ठहरे हुए लोग भी अवसर पाकर मिशन की टोलियों में सम्मिलित हो गए। उनकी मूर्खता पर खेद प्रकट करता हुआ वह कैथू के साथ बैठा विचारों में डूबा हुआ था कि कोई उनके खेतों की ओर सरपट भागता हुआ दिखाई दिया। माधवी और रजनिया भी देखने के लिए बाहर निकल आई। पास आने पर उस व्यक्ति ने अपनी भाषा में कैथू को बताया कि ब्रह्मपुत्र अब धरती को निगल रही है। खेतों में पानी भर चुका था और अब वह किनारे की जमीन को काटकर 7 बाहें लिए जा रही थी। उनका दुर्भाग्य उनकी आंखों के सामने था। बस्ती के सैकड़ों व्यक्ति बाढ़ को देखने वहां आ ठहरे। किसी का कोई वश न चलता था। सब भगवान से दया की प्रार्थना कर रहे थे और कर भी कह सकते थे। देखते देखते विनोद की वह ऊसर धरती जो उसने उपजाऊ बना दी थी, नदी की भेंट हो गई। नदी का पाट फैलता जा रहा था और सर्वत्र जलथल हो रहा था। विशाल वृक्ष, तार के खंभे, बड़ी बड़ी चट्टानें और किनारों पर बने हुए छोटे छोटे मकान देखते ही देखते बह गए, मानो किसी ने चुटकी भर के नदी में कुछ बहा दिया हो। वायुमंडल में उस बहते हुए पानी के शोर के अतिरिक्त कुछ सुनाई न देता था। विनोद बड़ी चिंता में था। इस महाकोप से बचने का कोई उपाय न सूझता था। माधवी ने उसकी गंभीरता और निराशा का अनुभव करते हुए उसका साहस बंधाया और बोली, इसमें उदास होने का क्या कारण है। इन बस्ती वालों का क्या होगा। सब संभल जाएंगे। यह नदी की बाढ़ तो इनके जीवन के संग है। कई बार आई, इनको बेघर बनाकर चली गई। नहीं माधवी, अब की इस बाढ़ ने तो मेरी आशाओं पर बिल्कुल पानी फेर दिया। तुम ही बताओ, यदि ये खेत न रहे तो मैं कंपनी के विरुद्ध क्यों कर खड़ा हो पाऊंगा।
उनके अन्याय के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा? यह तो बड़ी कठोर पराजय हुई। पराजय कैसी? तनिक सी, अकेली जान और पर्वत का सामना। तुमने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और इस पर भी इन मूर्ख लोगों ने स्वयं को विदेशी के हाथ बेच डाला। इनसे कोई असाधारण आशा नहीं रखनी चाहिए। नहीं माधवी, यूं मत कहो। वे लोग इनकी दरिद्रता का लाभ उठा रहे हैं। शताब्दियों से दबे हुए अशिक्षित व्यक्ति धर्म का महत्व ही कहाँ रहता है? यूं न होता तो आज पूरा देश पराधीनता के बोझ तले क्यों कर रहा होता? कोड़ी कोड़ी मानव क्यों बिकता? यह सत्य है, पर क्या ये पराधीनता और दरिद्रता के बंधन टूटेंगे नहीं? क्या हम निरंतर इस कठोरता और अन्याय को सहन करते रहेंगे? माधवी ने विनोद के माथे पर आई हुई लट को सुलझाते हुए कहा, नहीं, समय सदा एक सा नहीं रहता। ये सामने देखती हो ना, ब्रह्मपुत्र अभी तक क्रोध से फूंकार रही है। यह तो सदा यूं ही फूंकारती रहेगी। नहीं, मैं इसको बदल दूंगा। इसके दैत्य बल को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। यह शब्द कहते समय विनोद की आंखों में विशेष निश्चय था और उसकी ध्वनि में एक दृढ़ता। माधवी ने इस पर वाद विवाद करना उचित न समझा। रजनिया ने चाय की ट्रे लाकर सामने रख दी। माधवी ने चाय बनाकर प्याला उसकी ओर बढ़ाया, परंतु वह किसी गंभीर विचार में डूबा रहा। वह एक इंजीनियर था। केवल कल्पनाओं में रहना उसने न सीखा था। उसका हर पल वास्तविकता की ओर उठता था। इस समय उसके मस्तिष्क में कंपनी के अत्याचार और मजदूरों की दशा न थी, बल्कि वह ऐसी बात सोच रहा था जो आज तक किसी ने न सोची थी। शायद इस समय उसके विचारों का उपहास उड़ाया जाता, परंतु उसकी दृष्टि किसी उज्जवल भविष्य को अपने विचारों में देख रही थी। वह विचार था एक बांध का, जो वह नदी पर बांधना चाहता था। उसने जीवन में कई ऐसी नदियों पर पुल बांध दिए थे जहां और सब विफल हो चुके थे। अब प्रश्न देश के भविष्य का था। यह प्रतिवर्ष का विनाश और अपने जल का व्यर्थ समुद्र में चला जाना। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि यह पानी रोका जा सके और लहरों द्वारा ऊपर धरती तक पहुंचाया जाए? सिंचाई हो, बिजली उत्पन्न हो, पानी में जीवन है, पानी में विशाल शक्ति है, उस पर कैसे अधिकार किया जाए? कुछ ऐसे ही विचार उसके मस्तिष्क में उठ रहे थे। उसने दूसरे दिन गंभीरतापूर्वक योजना बनाने आरंभ कर दी। दिन भर वह एक कुर्सी पर बैठ कागज पर रेखाएं खींचता रहा, मानचित्र बनाता रहा। माधवी ने एक दो बार उससे कुछ पूछा भी, परंतु उसने यह कहकर टाल दिया, एक स्वप्न देख रहा हूँ, पूरा हो जाएगा तो बताऊंगा। माधवी भी आश्चर्य में थी। ऐसा कौन सा स्वप्न है जिसकी धुन में वह सब कुछ भूल गया है? उसे खाने पीने की सुध न थी। वह उसके स्वप्नों को भंग न करना चाहती थी और बड़े समय तक मौन बैठी उसे देखती रही। सोचा, चिंता के खिंचाव से तो ये मौन अच्छा था। सामने तो रहते हैं, खेत बह गए, बस्ती के लोग चले गए, उनकी सहानुभूति चली गई, उनका नन्हा सा निर्माण किया हुआ संसार उजड़ गया, परंतु उसे इनकी चिंता न थी। बाढ़ उतर गई, नदी अपना मार्ग छोड़कर मंद गति से बह रही थी। विनोद प्रभात होते ही उठकर दूर तक नदी के किनारे किसी ऐसे स्थान की खोज में चला जाता जहां यह बांध बांधा जा सकता था। वह अकेला ही इस संग्राम में कूद पड़ा। कभी कभी माधवी भी उसके संग निकल जाती और वे दोनों ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े मार्गों की खाक छानकर सांझ को लौट आते। प्रतिदिन अब उनका यही मार्ग था। कैतू और रजनियां दिन भर उनके घर की रखवाली करते। वे आश्चर्य में थे कि उनका स्वामी किसी धुन में लगा हुआ है। आसाम सरकार के कार्यालय में उसने मंत्री से भेंट की और अपने विचारों को मानचित्र के रूप में प्रस्तुत किया। वह एशिया की सबसे बड़ी तूफानी नदी पर बांध बांधना चाहता था, जो देश की उन्नति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पग था, परंतु उसकी किसी ने न सुनी। अंग्रेज अफसरों ने यही निर्णय किया कि यह असंभव है और इस योजना को हाथ में न लिया जाए तो करोड़ों रुपए की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वे सहमत न थे। युद्ध ने पहले ही उन्हें खोखला कर रखा था और अब
वे लोगों की व्यर्थ योजनाओं को कार्यान्वित न कर सकते थे। उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। वह जानता था कि यह विदेशी सरकार इस देश की उन्नति नहीं चाहती। वह नहीं चाहती कि इनका व्यापार बढ़े, इनकी दरिद्रता दूर हो और वे दास्ता की कड़ियां तोड़कर स्वतंत्र हो जाए। वह तो यही चाहती है, निर्धनता के कीड़े हमसे चिपके रहें। विनोद का यह प्रयत्न तो सफल न हुआ, परंतु उसने आशा न छोड़ी और अपनी योजना में और भी दृढ़ हो गया। वह एक ऐसा नक्शा तैयार करने में जुट गया जिसमें कम खर्च में ब्रह्मपुत्र पर बांध बांधा जा सके। जीवन चलता रहा, बसंत पतझड़ में और पतझड़ बसंत में परिवर्तित होता रहा। श्वासों के सरगम पर धड़कनों की ताल चलती रही। 3 वर्ष चुटकियों में बीत गए। कितने ही परिवर्तन हुए, परंतु विनोद के विचार चट्टान की भांति अटल रहे। इस बीच में उसने एक दो बार सरकार का ध्यान फिर योजना की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया, परंतु परिणाम कुछ न निकला। हिंदुस्तान स्वतंत्र हो गया, देश का बंटवारा हो चुका था। अंग्रेजों ने कलेजे पर पत्थर रखकर राज्य की बागडोर 2 जातियों को सौंप दी। देश के कोने कोने में कत्ल, खून और दंगे फसाद से हाहाकार मच गया। नए राज्य के नए कार्यकर्ता पुराने ढांचे पर देश का नवनिर्माण करने में जुट गए। लाहौर में खून खराबा, लड़ाई झगड़े की सूचनाएं पढ़कर विनोद का हृदय बेचैन हो उठा। कभी कभी वह सपनों में अपने अबोध बच्चों को कामिनी की उंगली पकड़कर शरणार्थियों की टोलियों में बेसहारा आते हुए देखता। कहीं किसी ने दोनों को मार डाला तो क्या होगा? क्या वह उनकी रक्षा का उत्तरदायी नहीं? यह विचार आते ही वह बेचैन हो उठता और अपने अतीत की बातें भुलाने का प्रयत्न करता। माधवी उसकी व्याकुलता को न समझते हुए उसके पास आ जाती और अपने सीने में उसका सिर छुपाकर उसे बालकों की भांति बहलाने लगती। माधवी ने देखा, पहले बस्ती के मजदूरों ने और फिर इस बाढ़ ने उसे गंभीर बनाकर उसके जीवन की दिशा ही बदल दी थी। वह यह न चाहती कि वह इन धुनों में उसे और दुनिया को भुलाकर समय से पहले व्रत हो जाए। इसी पर एक दिन वह विनोद से झगड़ा कर बैठी। आखिर ये सब कब तक चलेगा? क्या आपकी ये कल्पना है, ये सपने जिन्होंने समय से पहले ही आपको बूढ़ा कर दिया है? ये तो मेरे जीवन की सांसों के साथ चलेंगे। मैं तो समझती हूँ यह सांस तो मेरे मर जाने पर भी चलती रहेगी। माधवी, विनोद ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और बोला, ये आज तुम कैसी बातें कर रही हो जो मुझे न करनी चाहिए, परंतु मैं चुप नहीं रह सकती। पर तुम्हें मना किसने किया है? आपके इन विचारों ने, जो 1 वर्ष से आपको मुझसे दूर ले गए हैं, जिन्होंने हमारी जवानी की शीतल छांव में अंगारे भर दिए हैं। आप ही सोचिए, मेरे भी हृदय है, मेरी भी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं। इस नदी की भांति मेरे हृदय में भी बाढ़ है जो मार्ग बदलकर जीवन में चिंताएं भर रही है। माधवी, तेरी माधवी। विनोद ने माधवी को प्यार से अपनी बाहों में लेते हुए कहा। दबी हुई आशाएं फूट पड़ी और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। विनोद ने उसे अपने सीने से लगा लिया और समझाने का प्रयत्न करने लगा। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। उसने समस्त शिकायतें, अपूर्ण आशाएं उसके सीने पर भाप बनाकर छोड़ दी। उसी सांझ विनोद ने 2 घोड़े मंगवाए और माधवी को साथ लेकर उन पहाड़ियों पर निकल गया। प्रकृति के सुंदर दृश्यों में कुछ देर के लिए उसकी मानसिक चिंताएं दब गई। ब्रह्मपुत्र नदी की कठोरता, कंपनी के झगड़े और कंपनी की याद बिसराकर वह उसे किसी मंजिल की ओर ले गया। कलिंगा की बर्फीली पहाड़ियों के आंचल में उन्होंने पड़ाव डाला और डाक बंगले में जा ठहरे। उनसे पहले एक अंग्रेज, 2 फ्रांसीसी और 2 हिंदुस्तानियों की एक टोली भी वहां ठहरी हुई थी। वे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। उनका यह साहस देखकर विनोद माधवी से बोला, इन्हीं को ही लो, दुनिया को भूलकर ये किस धुन में लगे हुए हैं? निस्वार्थ धुन। ये किसी दिन अवश्य सफल होंगे। ये उस शिखर पर चढ़ने में सफल हो जाएंगे। तो क्या मैं अपनी धुन में असफल रहूंगा? बिल्कुल। वह क्यों? ये अपने कार्य में अकेले नहीं, 5 है। एक गिरेगा तो दूसरा संभाल लेगा, परंतु आप तो अकेले हैं। तो आपको किसी का सहारा लेना होगा। किसका? मेरे सिवा और है ही कौन? तो क्या तुम? हाँ,
कठिनाई का सामना करना है तो अपनी हर उलझन में मुझे सम्मिलित कर लीजिए, वरना सच। विनोद ने उसे अपने निकट खींचते हुए कहा। सर्द वातावरण में दोनों की सांस भाप छोड़ती हुई निकली और मिलकर गुम हो गई। एक पहाड़ी लड़की भीतर आई और कहवे के 2 प्याले रख गई। दोनों धीरे धीरे गर्म कहवा पीने लगे। दूर एक हिमफूल शिखा पर पर्वतारोहण करने वाली टोली कुछ शेरपाओं की सहायता से ऊपर जाने वाले मार्ग की जांच करती हुई दिखाई देती थी। हिमालय की घाटी में यह एक नन्हा सा अकेला डाक बंगला था। जहां तक दृष्टि जाती और 5-7 व्यक्तियों के अतिरिक्त वहां कोई न था। हिमपूर्ण ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। डाक बंगले के बाहर बरामदे में उनके घोड़े बंधे हुए थे। दोनों दूर उन पहाड़ों पर दृष्टि टिकाए दृश्य को देख रहे थे। दोनों चुप और विचार मग्न थे। शायद बीते दिनों की स्मृति और भविष्य की कल्पना में एकाएक माधवी के मुख पर एक विशेष गंभीरता भागते भागते हुए विनोद बोला, माधवी, हूँ, किस सोच में डूबी हो? सुनिएगा। अवश्य। ओहो। विनोद का उत्साह देखते हुए माधवी परे हट गई। विनोद थोड़ा बढ़कर उसके सामने जा खड़ा हुआ और मार्ग रोकते हुए बोला, मन की बात सुने बिना न जाने दूंगा। कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है। ओह, यह सोच रही थी कि क्यों न हम भी उन लोगों की भांति माउंट एवरेस्ट पर जा पहुंचे। ओह, ये झूठी बात कहकर तुम अपने मन की बात नहीं छिपा सकते। तो क्या मैं झूठ कहती हूँ? हाँ, खाओ मेरी सौगंध। सौगंध क्यों देते हो? बात ही क्या थी? हाँ, तो क्या सोच रही थी? यही कि हाँ, कहो कहो। आज नन्हा होता तो माउंट एवरेस्ट विजय कर लेता। क्यों, ठीक है ना? विनोद ने रुकते हुए वाक्य पूरा किया और अनायास हंसने लगा। अचानक माधवी की भीगी हुई आंखों को देखकर उसने अपनी हंसी रोक ली। विनोद को यूं अनुभव हुआ जैसे वह व्यर्थ की हंसी उसके लिए विष हो रही है। माधवी ने मुंह मोड़ते हुए विनोद से केवल इतना ही कहा, बड़ा होकर अपने बाप का सहारा बन जाता। यह कहकर वह मौन खिड़की के बाहर फेंकने लगी। विनोद चुप रहा। उसके समीप आकर उसके हृदय की धड़कनों में आज युवा आकांक्षाओं का शोर न था, बल्कि एक मधुर गुनगुनाहट थी, ममतामयी, जो हर माँ के हृदय में होती है। आज वह बच्चे के अभाव को अनुभव कर रही थी। विनोद ने उसकी कल्पना को ठेस लगाना उचित न समझा और चुपके से बाहर वाले बरामदे में घोड़े से खेलने लगा। एकाएक उसके सामने माधवी के स्थान पर कामिनी की तस्वीर आ गई। उसके मन में भी ऐसी ही ममता के झरने फूट रहे होंगे जब उसने प्रथम बार उसको यह सूचना दी कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वह बच्चा उसका अपना बच्चा न जाने किस द्वार के ठोकरे खा रहा होगा। कौन जाने वह माँ के अधिक लाड़ प्यार से बिगड़ कर घर से भाग गया हो और कहीं आवारा घूम रहा हो और वह ममता की मारी खोज में भटक रही हो। आज के समाज में और रुपए पैसे की दुनिया में उसका कोई स्थान न होगा। वह अपनी बेचैनी मिटाने के लिए झट से मुड़ा और बढ़कर माधवी को अपने आलिंगन में ले लिया और भावुकता से कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो माधवी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? माधवी उसकी अचानक बेचैनी देखकर विस्मित हो गई। उसने प्रश्न करना उचित न समझा और उसे विचारों के संसार से निकालते हुए बोली, भूल जाइए बीती बातों को। आइए चले। कहाँ? उस पार। उस पार? आश्चर्य में उसने ये शब्द दोहराए। हाँ, उन संपूर्ण शिखाओं के पीछे। विनोद उसकी बात समझ गया और चुपचाप उसके साथ हो लिया। वह जानता था कि माधवी उसकी चिंता को समाप्त करना चाहती है। मुस्कुराता हुआ वह उसके साथ हो लिया। कभी कभी उसका भोलापन देखकर वह सहसा ठिठक जाता, जैसे वह अपना रहस्य उससे छिपाकर उस पर कोई अत्याचार कर रहा हो। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ दिए ठंडी हवा के झोंकों पर उसी दिशा में चलने लगे जिधर उन विदेशियों की टोली जा रही थी, जो संसार के सबसे ऊंचे शिखर को विजय करने के उत्साह में बढ़ते जा रहे थे। जीवन की कितनी ही घड़ियां कट गई। युवा में घाटी में प्रौढ़ विचारों की समतल भूमि आ चुकी थी। दुनिया वालों से दूर, सांसारिक झंझटों से मुक्त
और इन लाभप्रद सूचनाओं से अज्ञात वे अपनी छोटी सी कोठी में दिन व्यतीत कर रहे थे। वही झील, वही घाटी, वही झरने और वही व्यक्ति, परंतु विनोद को अब इनमें विशेष रुचि न थी। उसे माधवी के संग व्यतीत की हुई चंद घड़ियों के अतिरिक्त कुछ न चाहिए था। वह अपना बीता जीवन और उससे संबंधित हर वस्तु को भूल चुका था। देश स्वतंत्र हो गया था। कैथू ने कंपनी में नौकरी कर ली। कंपनी के नियमों में अब वह पहले की सी कठोरता न थी। वहां के कितने ही मजदूर इस बीच में ईसाई बन चुके थे। माधवी और विनोद की सहायता से कैथू ने रजनिया का ब्याह कर दिया। कभी कभी कंपनी के कामकाज से अवकाश पाकर वह इन लोगों से मिलने चला आता। बातों बातों में कैथू ने उसे कई बार वहां चुनाव में खड़ी होने की प्रार्थना की। वह उसको यहाँ के सब वोट दिलवा सकता था, ताकि उसके नेतृत्व में वहां के सार्वजनिक कार्य भली प्रकार होंगे। परंतु विनोद ने माना अब उसे इन बातों से कोई लगाव न था। इन झंझटों से विमुख अपने लॉन में बैठा वह कोई पुस्तक पढ़ रहा था। बार बार उसकी दृष्टि सामने फैले रेत के टीलों पर पड़ती। वहीं पर उसके चाय के खेत थे। इस खेती की हरियाली उसके नयनों को ठंडक पहुंचाती थी। चाय की कोमल पत्तियां चुनते हुए आसामी महिलाओं के गीतों की गुनगुनाहट वातावरण में मधुर रागिनी भर देती थी। और सहसा कल्पना में कठोर वास्तविकता की ठोकर लगी और कल्पना छिन्न भिन्न हो गई। सामने नागिन की भांति हुबकार ब्रह्मपुत्र ने मानो उसे डस लिया हो। उसके हृदय में एक पीड़ा जागृत हुई। किसी नदी ने उसकी प्रसन्नताओं को अपने आंचल में छिपा लिया था। उसने कंपनी से माधवी की धरती ली थी और वह धरती इस निर्दयी ने क्षण भर में छीन ली। उसकी आशाओं के अंकुर फूटे भी न थे कि विनाश प्राप्त हो गए। बाहर का फाटक खुला और कैथू ने भीतर प्रवेश किया। विनोद ने दृष्टि उठाकर उधर देखा। शीघ्र चलता हुआ कैथू उसके समीप आया और बोला, बाबूजी नमस्कार। आओ कैथू। कैथू को आते देखकर बरामदे के एक कोने में बैठी माधवी भी उसकी ओर बढ़ी। कैथू जब भी आता कंपनी वालों की या बस्ती की कोई सूचना लाता। उसकी शीघ्रता से आज यूं प्रतीत होता था मानो वह कोई असाधारण सूचना लायो। बाबूजी, सुना आपने? क्या आपका सपना सच निकला? कैसा सपना? ब्रह्मपुत्र को अधिकार में करने का। वह कैसे? कहतू उत्साहपूर्वक कुर्सी के आगे की ओर बढ़ते हुए विनोद ने पूछा। सरकारी अफसर इस क्षेत्र का निरीक्षण करने आया है। कैसा निरीक्षण? इस नदी पर बांध बांधने की योजना है। सुना है इस काम के लिए विदेश से कुछ बड़े इंजीनियर बुलाए गए हैं। कहाँ है वे सब? उत्तरी घाटी के उस पार। विनोद झट उठा और कैथू से बोला, आओ। इस समय सहसा उसकी आंखों में चमक सी आ गई। माधवी ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, कहाँ? सुना नहीं तुमने? कोई मेरे सपनों को वास्तविकता का रूप देने आया है। कब लौटेगा? शीघ्र। यह कहते हुए विनोद पागलों की भांति अपनी मोटर की ओर लपका और कैथू को साथ लेकर नदी की ओर हो लिया। उसकी उंगलियां अनायास ही कुछ करने के लिए आज फिर से मचलने लगी, मानो एक वाक्य ने उसके शिथिल अंगों में प्राण भर दिए हों। वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां विशेषज्ञों की टोली पहले ही छानबीन कर रही थी। मोटर गाड़ी को सड़क पर लगाकर वह उस घाटी में उतर गया जहां नक्शे तैयार हो रहे थे। विनोद ने स्वयं अपना परिचय दिया और उनकी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने लगा। योजना कार्य वाटसन नामक एक जर्मन इंजीनियर की अध्यक्षता में हो रही थी। उसकी सहायता के लिए 2 भारतीय इंजीनियर, कुछ ड्राफ्ट्समैन और क्लर्क थे जो इस घाटी में बांध बनाने के लिए छानबीन कर रहे थे। बातों बातों में जब उन्हें पता चला कि विनोद इन बातों को भली भांति समझता है तो वे उससे अधिक रुचि दिखाने लगे। विनोद ने उन्हें बताया कि वह बांध की योजना बनाकर कई बार सरकार को दे चुका है, परंतु हर बार वह अस्वीकार कर दी गई है। जर्मन इंजीनियर वाटसन ने उसकी बातों पर अधिक ध्यान न दिया, परंतु उसके सहायक मिस्टर पियर्सन और मिस्टर रमन ने विनोद की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। पियर्सन एंग्लो इंडियन था, इसलिए विनोद का अधिक ध्यान रमन की ओर रहा। रमन सुंदर स्वभाव का सुशील लड़का था। वह अभी अभी इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर सरकारी नौकरी में लिया गया था। विनोद ने इस युवक में ऊंचाई की ओर उठने का उत्साह देखा और उसके प्रति उसकी सहानुभूति बढ़ती गई। न जाने क्यों वह अनायास ही इस युवक की ओर खींचता चला जा रहा था। दूसरे दिन विनोद छानबीन में उसकी सहायता करने लगा। वाटसन को जब पता चला
कि विनोद एक अच्छा इंजीनियर रह चुका है, तो उसके परामर्श पर भी ध्यान दिया जाने लगा। एक सांझ जब वाटसन ने सब घाटियों के नक्शे सामने रखकर उसको यह बताया कि वह बांध कहाँ पर बांधने का विचार रखता है, तो विनोद ने उससे सहमत न हुआ और बोला, मेरे विचार से यह स्थान बांध के लिए उचित नहीं है। क्यों? यदि हम इस घाटी के स्थान पर हर उत्तरी घाटी में बांध लगाए तो वहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है। तो क्या यह बांध कम खर्चे का रहेगा? स्थान तंग है और बहाव भी तेज, यानी तेज बहाव के ऊपर हम बांध लगाए तो हमें कृत्रिम ढलान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां से नदी प्राकृतिक ढंग से नीचे गिरती है। और क्या मिस्टर मुखर्जी? रमन ने उत्साहपूर्वक पूछा। कुछ नहीं, मेरा तो विचार ही है केवल, परंतु आप बेहतर समझते हैं, मैं क्या कहूँ। हाँ, फिर विचार कीजिए। वाटसन इस पर सहमत न हुआ, परंतु रमन ने उसकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। डाक बंगले की ओर लौटते हुए विनोद ने रमन को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया। रमन परसों से ही यह चाह रहा था कि वह इस वातावरण से अलग उससे मिले, सो उसने हर्षपूर्वक उसका निमंत्रण स्वीकार किया और वाटसन से कहकर उसके साथ चला आया। रमन नया नया कॉलेज से आया था, इसलिए हर परामर्श और अनुभव से लाभ उठाना चाहता था। विदेशी इंजीनियरों के साथ काम करने का उसे कॉलेज से निकलते ही अवसर प्राप्त हो गया। विनोद वह जानकर अति प्रसन्न हुआ कि वह इंजीनियरिंग की परीक्षा में महाविद्यालय में प्रथम रहा। घर पहुंचकर विनोद ने रमन की भेंट माधवी से करवाई और उसे शीघ्र ही चाय का प्रबंध करने को कहा। आज बड़े समय पश्चात उनके घर किसी अतिथि ने पांव रखे थे। उसे देखकर माधवी का मुख खिल उठा और वह उसका सत्कार करने में लग गई। रमन अपना अत्यधिक आदर देखकर मन ही मन लज्जित हो रहा था। तीनों ने इकट्ठे बैठकर चाय पी और बड़ी देर तक बातें करते रहे। उसकी प्रार्थना पर रमन को खाने के लिए वहीं रुकना पड़ा। जब माधवी खाना बना रही थी तो दोनों गोल कमरे में बैठकर ब्रह्मपुत्र पर बनाए जाने वाले बांध की बात करने लगे। विनोद ने उस नदी के आसपास की सब घाटियों के नक्शे उसके सामने रखते हुए उसे बताया कि वह एक समय से इसी छानबीन में लगा हुआ था। रमन उसकी योजना और नक्शे को देखकर चकित रह गया। उसे विश्वास हो गया कि विनोद की बताई हुई योजना द्वारा उनकी लागत आधी रह जाती है। जहाँ वाटसन बांध बांधना चाहता है, वहाँ समय और लागत के अतिरिक्त योजना के विफल हो जाने का भी भय है। डैम बनते बनते यदि नदी ने अपना मार्ग बदल दिया तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। विनोद ने उसे बताया कि वह नदी का जोर पिछली घाटियों में छोटे छोटे बांध बांध कर काम करता आएगा और फिर उत्तरी घाटी में सब पानी को एकत्र कर देगा। जहाँ दोनों ओर पहाड़ है, इसमें लागत आधी रह जाएगी और बांध टूटने का भय नहीं रहेगा, क्योंकि नदी का जोर ऊपर वाली घाटियों में ही कम हो चुकेगा। जब उसने रमन को बताया कि वह कभी बहुत बड़ा इंजीनियर था, तो उसने झट प्रश्न किया, तो आपने यह मार्ग छोड़ क्यों दिया? अचानक वह चौंक गया और धैर्य से काम लेते हुए बोला, मन ऊब चुका था। वह क्यों? आप तो अभी तक काम से नहीं, विदेशियों की अधीनता से। अब तो देश स्वतंत्र हो चुका है, परंतु मैं नहीं मिस्टर रमन। मैं कुछ ऐसे बंधनों से बंधा हुआ हूँ कि ये घाटियां छोड़ने का मन नहीं चाहता। तुम जानते हो, अब इस शरीर में बल नहीं, परंतु मन की शक्ति अभी शेष है। नहीं मिस्टर मुखर्जी, आपको मेरा साथ देना होगा। मैंने इससे इनकार कब किया है? यहाँ नहीं, आपको मेरे साथ दिल्ली चलना पड़ेगा। वह क्यों? योजना और विकास मंत्री से भेंट करने। मैं आपकी सहायता करूंगा। जब हमारे देश में योग्य इंजीनियर हैं, तो हमें विदेशों में भीख मांगने और अपना धन लुटाने की क्या आवश्यकता है? नहीं मिस्टर रमन, मैं जो भी हूँ वह मैं स्वयं जानता हूँ। मेरे जीवन की दोपहर ढल रही है और तुमने अभी जीवन की सुनहरी घड़ियों पर पांव रखा है। ठीक है, आप अनुभवी सही, परंतु मेरा अनुमान गलत नहीं। तो एक काम करो, क्या इस बहुमूल्य योजना का लाभ उठाओ और उसे मेरी ओर से सरकार तक पहुंचाओ। और आप, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम मेरे सपनों को वास्तविकता में बदल दोगे। सच? और मिस्टर मुखर्जी, मैं भी नया हूँ, कोई अनुभव नहीं, कल की बात कह नहीं सकता, परंतु वचन देता हूँ आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करूंगा। विनोद के होठों पर सांत्वना की हल्की सी मुस्कान खिल आई। उसके दबे हुए हृदय से कोई बोझ हट गया और सोई हुई आकांक्षाएं
उड़ाने लेने लगी। उसे अपनी स्कीम पर भरोसा था। एक न एक दिन वह अवश्य सफल होगा। रात के खाने के पश्चात जब रमन वापस लौट गया तो माधवी ने पहला प्रश्न किया, आपने यह क्या किया? क्या अपना परिश्रम, अपने सब नक्शे एक पराये व्यक्ति को दे दिए? माधवी, ये कोई पराया नहीं, यह नए भारत की युवा आकांक्षाओं का रूप है। मुझे अपने उद्देश्य की पूर्ति चाहिए, नाम नहीं। आप ठीक समझते हैं, मैं क्या कहूँ? रमन चला गया, परंतु विनोद को रात भर नींद नहीं आई। उसे यूं अनुभव हो रहा था मानो उसके जीवन के सूखे उद्यान में अचानक बसंत आ गया हो और आकांक्षाओं के कुमलाए हुए फूलों में नवरस का संचार हो रहा हो। अगले ही दिन से वहां रमन का आना जाना आरंभ हो गया। दोनों बैठे इस स्कीम पर बातचीत करते। विनोद ने देखा कि रमन एक असाधारण योग्यता वाला व्यक्ति है। कहीं कहीं तो उसने विनोद के अनुभवों को भी पछाड़ दिया। रमन भी जानता था कि विनोद की सहायता से वह एक न एक दिन अवश्य सफल हो जाएगा। वाटसन रमन और उसके साथियों को दिल्ली गए हुए 1 महीना हो गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली थी। विनोद को रमन के पत्र की प्रतीक्षा थी कि उनकी स्कीम का क्या बना, परंतु उसने वहां अपने सकुशल पहुंच जाने की सूचना के अतिरिक्त और कोई पत्र न लिखा। कितने ही दिन बीत गए और पत्र न आया था। वह हर समय बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करता, परंतु व्यर्थ। कभी कभी वह निराश हो जाता और उसे माधवी के शब्द याद आ जाते, आपने अपना परिश्रम, अपने पूरे नक्शे एक पराये व्यक्ति को दे दिए। आशा की रेखा धुंधली पड़ती गई। उसने चाहा कि वह स्वयं दिल्ली चला जाए और रमन से अपनी योजना के नक्शे वापस ले आए, परंतु वह ऐसा कर न सका। कभी उसे ऐसा विचार आता कि कहीं रमन वाटसन से मिलकर उसकी स्कीम का लाभ न उठा रहा हो, परंतु फिर रमन की बातें याद कर उसे अपने इस बेतुके विचार पर हंसी आ जाती। जैसे हर अंधकार में उजाले की किरण छिपी होती है, उसकी प्रतीक्षा की घड़ियों में भी एक किरण उत्पन्न हुई। यह वह पत्र था जो रमन ने विनोद को लिखा था। उसकी स्कीम को सरकार के सामने रखने में सफल हो गया था। इस पत्र के 2 दिन पश्चात विनोद को एक्सप्रेस तार आया। उसे तुरंत दिल्ली बुलाया गया था। आने का कारण न लिखा था। उसने यह तार माधवी को दिखाया। तार सरकारी था। अवश्य उसके वहां जाने से कुछ अच्छा परिणाम ही निकलेगा। संभव है कि यह तार उसके जीवन में कोई असाधारण परिवर्तन कर दे, परंतु यह क्यों कर संभव है? क्या मेरी भेंट? जब तक मुझसे इंजीनियर का प्रमाण पत्र मांगेंगे तो दिखा दीजिएगा। विनोद या मुखर्जी, कुछ भी हो, अब भय किस बात का? युद्ध समाप्त हो चुका है। अंग्रेज चले गए। पिछली बातों को कुरेदने का अब किसे अवकाश है? और यदि वे जान गए तो क्या? कोई अपराध थोड़े ही किया है जो डर रहे हैं। ओह अच्छा, तुम तैयारी करो, मैं कल ही चला जाऊंगा। कितने दिन के लिए मैं क्या जानूं? सरकारी काम है, दिन लग सकते हैं। कपड़ों के 2-4 जोड़े अधिक रख देना। और हाँ, क्या तुम्हारा क्या प्रबंध हुआ? क्यों इतने दिन यहाँ अकेले? कहो तो तुम्हें भी साथ ले चलूं। दिल्ली? नहीं, अभी नहीं। तब कब? जब वहां से सफल होकर लौटेंगे। तो आपका स्वागत कौन करेगा? माधवी की यह बात सुनकर विनोद ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगा। जब भी वह उसे अपने आलिंगन में लेता, उसे लगता जैसे उसकी जीवन भर की थकान एक क्षण में दूर हो गई। दूसरे ही दिन वह दिल्ली रवाना हो गया। अपनी अनुपस्थिति में उसने कैथों को वहां छोड़ दिया और माधवी का मन बहलाने के लिए रजनिया को भी उसकी ससुराल से बुलवा लिया। अब उसको उन घाटियों से कोई भय न था। उसे वहां रहते हुए एक समय हो चुका था। विचित्र विचित्र तो उसे तब लगा जब वह कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में सवार हुआ। लोगों की भीड़, नए नए मुखड़े और सर्वत्र चहल पहल उसे बहुत अनोखा लग रहा था। और लगता भी क्यों है, आज वे कितने वर्षों बाद आबादी की ओर लौट रहा था। इस बीच कितना परिवर्तन हो चुका था। नई सुंदर इमारतें, साफ सुथरे और खुले स्टेशन। दिल्ली तो बिल्कुल बदल चुकी होगी। लाखों लोग यहाँ कर आबाद हो चुके होंगे। नई बस्तियां। और एकाएक उसके मस्तिष्क पर हथौड़े की चोट लगी और उसके सुहावने विचारों पर अतीत की धुंध छा। दिल्ली की आबादियों में उसे अपनी बर्बादियों के चिन्ह भी मिलेंगे। कामिनी और मुन्ना विवश और असहाय, वर्षों की सुलगती चिंगारियों को हृदय में दबाए हुए। और मुन्ना, वह तो बड़ा होगा, नौजवान, न जाने क्या कर रहा होगा। वह अब उसके कंधों तक पहुंच गया होगा
और कहीं मैं सांप्रदायिक दंगे की भेंट चढ़ चुका हो तो। यह सोचकर वह बेचैन हो गया। दिल्ली स्टेशन पर रमन और कुछ सरकारी अफसर उसे लेने के लिए पहुंचे हुए थे। उसका अनुमान ठीक निकला। दिल्ली में वह एक अजनबी था। इन वर्षों में दिल्ली का ढांचा ही बदल चुका था। लाखों की संख्या में लोग आ जा रहे थे। नई विशाल इमारतें और बड़ी बड़ी सजी धजी दुकानें। अब की और तब की दिल्ली में जमीन आसमान का अंतर था। उसे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसकी जाति में नवजीवन के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। शायद दिल्ली पहली बार आया। विनोद ने रमन की बात को काटते हुए कहा, नहीं रमन, पहले कई बार आ चुका हूँ, परंतु आज का आना एक लंबे समय के बाद हुआ है। कितने वर्ष हुए? विनोद ने मुस्कुराते हुए रमन के उत्साहपूर्ण मुख की ओर देखा और बोला, लगभग 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष? रमन ने आश्चर्य से विनोद की बात दोहराई। तब तो आप एक नया शहर देख रहे होंगे। हाँ, नई आबादी, नए लोग, नई आकांक्षाएं और नए साथी। परंतु एक बात वही है क्या? इन लोगों का साहस। रमन, हिंदुस्तान में शायद ही कोई जाति ऐसी हो जो पंजाबियों जैसा साहस रखती हो। देख रहे हो इन्होंने अपनी बर्बादी का कैसे सामने किया है। आप हमारे बारे में इतने ऊंचे विचार रखते हैं। मैं यह न जानता था, वरना यहाँ दूसरे प्रांतों के लोग तो हमें देखकर प्रसन्न नहीं। वह क्यों? हर बड़े दफ्तर में, किसी धंधे या व्यापार में हमें घुसने का यह अवसर नहीं देते। उनका विचार है कि हम कभी अपनी शक्ति बढ़ाकर इनको दबा लेंगे। नहीं रमन, ऐसी कुछ बात नहीं। मैं बंगाली हूँ, परंतु मेरी आयु का अधिक भाग पंजाबियों में बीता है। मैं उन्हें भली प्रकार जानता हूँ। देश भर में सांप्रदायिकता के भड़कते हुए शोले धीरे धीरे बुझ रहे हैं और एक दिन हम सब इन बातों को भूलकर हिंदुस्तानी कहलाएंगे। केवल हिंदुस्तानी। मानवता हमारा धर्म होगा और परिश्रम हमारा भगवान। यह कहते हुए विनोद की आवाज भर्रा आई। रमन नहीं जानता था कि वह भी उसी अभागी जाति का अंग है जो आज शरणार्थी बने हर एक की आंख में खटक रहे हैं, परंतु उनके हृदय में फौलाद है, उत्साह है, निश्चय है, विश्वास है। विनोद को मानपूर्वक सरकारी रेस्ट हाउस में ठहराया गया। जब दूसरे अफसर चले गए तो रमन ने उसे बताया कि सरकार ने उसकी स्कीम स्वीकार कर ली और इस विषय में वह उससे बातचीत करना चाहती हैं। उसे एक बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा जिसमें हिंदुस्तान के प्रसिद्ध इंजीनियर होंगे। अगले दिन बोर्ड की मीटिंग हुई। रमन ने विनोद का परिचय बोर्ड के प्रतिनिधियों से करवाया और उन्हें बताया कि वह एक निपुण इंजीनियर है। उसकी स्कीम के विषय में उससे कई प्रश्न किए गए जिनका उसने उचित उत्तर दिया। सरकार ने उसकी योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसे 2,000 रुपये मासिक भेंट किए और प्रोजेक्ट का वर्क्स मैनेजर नियुक्त कर दिया। विनोद ने प्रसन्नतापूर्वक इस नियुक्ति को स्वीकार किया और कम से कम लागत पर थोड़े समय में काम को समाप्त करने का आश्वासन दिया। यह जानकर उसे और भी प्रसन्नता हुई कि वह इस काम में अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ 4 सहायक इंजीनियर भी होंगे। इन्हीं में रमन भी था। इस उपलक्ष्य में सरकार की ओर से एक भोज का आयोजन भी किया गया और सबके सामने इस विशाल कार्य को पूरा करने के लिए विनोद की बड़ी सराहना की गई। इतनी बड़ी प्रसन्नता को वह अकेले न समेट सका और उसने अवसर पाते ही उसकी सूचना माधुरी तक पहुंचा दी। वह अपने लिए मान या आदर का इतना इच्छुक न था जितनी प्रसन्नता उसे इस बात की थी कि बरसों बाद आज उसकी स्कीम दुनिया के सामने आ रही है। उसकी कल्पनाएं साकार हो रही हैं। चलने से पहले रमन ने विनोद को अपने यहाँ खाने के लिए आमंत्रित किया, परंतु विनोद ने टालते हुए व्यवस्था प्रकट की। रमन ने कुछ स्पष्ट होते हुए कहा, नहीं मिस्टर मुखर्जी, क्यों न होगा। ऐसी भी क्या शीघ्रता है। अब तो दिल्ली आना जाना लगा ही रहेगा। तो क्या हुआ, आप शायद वह शाम भूल गए हैं जब हम ब्रह्मपुत्र के किनारे खड़े आज के दिन का स्वप्न देख रहे थे। जानते हैं, आपके एक ही संकेत पर मैं खिंचा हुआ आपके घर चला गया था। वह तो अच्छा ही हुआ, परंतु आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार न करके मेरा मन तोड़ रहे। ओह, बच्चे की सी बातें करने लगे। तो जैसा कहो। तो आज रात, परंतु एक वचन पर। क्या? खाना साधारण हो, किसी प्रकार का विशेष कष्ट न किया जाए। ठीक है। मुस्कुराते हुए रमन ने उसे हाथ मिलाया और चला गया। विनोद आज एक नए संसार में आया था। बरसों के बाद जीवन में फिर से हलचल आ गई। आज फिर उसकी उंगलियां खुले वातावरण में मचलने लगी। उसका मस्तिष्क फिर ऊंचाई की ओर अग्रसर होने लगा।
रमन के यहाँ जाते हुए न जाने क्यों उसका हृदय अज्ञात भय से धड़कने लगा। बड़े समय से वह किसी के यहाँ न गया था। गाड़ी में बैठे हुए रमन ने उसे बताया कि उन्होंने पटेल नगर की नई बस्ती में अपना एक छोटा सा मकान बनवाया। परंतु रमन, मुझे उस घर में किससे मिलना हो? दोस्तों, आज के पार्ट में बस इतना ही। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में सुनते रहिए। एक नदी दो पार्ट।